जो मुख्य लोग हैं वो अभी कहीं एसटीएफ की जांच में आए ही नहीं। इसकी शुरुआत जब आयोग बना तो इसको चरणबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया। जैसे जैसे चीजें सामने आ रही तो ऐसा लग रहा है कि 20-30% हो सकते हैं ईमानदारी से निकले हों। 70-80% भर्तियां बेची गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड के अंदर यूके SSC पेपर लीक का प्रकरण कितना मामला तूल पकड़ता यहां पर जा रहा है। विपक्ष लगातार यहां पर एक के बाद एक सवाल उठा रहा है। दूसरी तरफ एसटीएफ की जांच में यहां पर हम देख रहे हैं कि 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस वक्त यहां पर हो चुकी हैं। साथ ही साथ भुवन कापड़ी जो कि सदर में उपनेता प्रतिपक्ष यहां पर है, वो भी अब कोर्ट पहुंच गए हैं, हाई कोर्ट, और वहां पर भी उन्होंने अपनी बात रखी और कहा है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये मामला भी कोर्ट में अभी लंबित है और इसी को लेकर हम बातचीत करने वाले पूरे यूके SSC इस पूरे प्रकरण को लेकर डिटेल में हम बातचीत करेंगे भुवन कापड़ी जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक। बहुत बहुत आपका। भुवन जी, आप सबसे पहले कोर्ट गए हैं इस मामले को लेकर, तो आपको सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी, उम्मीद आपको क्या लग रही है फिलहाल कोर्ट से? देखिए, हमें उच्च न्यायालय पर पूरा भरोसा है। जो साक्ष्य हैं, जो तथ्य हैं, जो माहौल है, जो प्रदेश के मन में सवाल है, उसको देखते हुए जरूर इसमें सीबीआई जांच के आदेश होंगे। पश्चिम बंगाल में भी हाईकोर्ट के आदेश पर ही जो शिक्षक भर्ती घोटाला है उसकी जांच सीबीआई द्वारा हुई है। तो उत्तराखंड में तो हर भर्ती में घोटाला है, तो गंभीर विषय है और मुझे उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। दूसरा, कोर्ट ने जो आपसे पूछा है कि क्या आपको एसटीएफ की जांच पर भरोसा नहीं है, क्यों आप सीबीआई की जांच चाहते हैं। दूसरा, अक्सर हम ये भी देखते हैं कि एसटीएफ की अगर हम बात करें तो कोई भी ऐसा मामला रहा हो, कोर्ट से उन आरोपियों को सजा शायद ही दिलवा पाया हो, मुश्किल ही होता है। तो क्या आपको लगता है कि एसटीएफ की मतलब उतनी बस की नहीं है कि मतलब सजा दिलवा पाए कोर्ट के माध्यम से? देखिए, अभी तक की जो जांच है जिसमें एसटीएफ ने गिरफ्तारी करी है, अगर इसकी गंभीरता और गहराई देखेंगे तो ये बहुत सामान्य है। जो मुख्य लोग हैं वो अभी कहीं एसटीएफ की जांच में आए ही नहीं। इसकी शुरुआत जब आयोग बना तो इसको चरणबद्ध तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। एक व्यापार के रूप में इसका विस्तार किया गया है। सबसे पहले जो एजेंसी चयन हुई, उस एजेंसी ने 4 बिंदुओं पर भ्रष्टाचार शुरू किया। नंबर 1, नॉर्मलाइजेशन। नंबर 2, एक पेपर को कई पालियों में कराना। नंबर 3, भारत सरकार और उत्तराखंड की वेबसाइट में जिनके सही आंसर हैं उन क्वेश्चनों को गलत साबित करना। और नंबर 4, क्वेश्चनों को डिलीट करना। उन्होंने छोटे रूप में भ्रष्टाचार की शुरुआत करी। आयोग गंभीर नहीं हुआ या शामिल हो गया। अब आज तो देख के लगता है कि शामिल हो गया, तो उनकी हिम्मत बढ़ी। फिर उन्होंने इसको धीरे धीरे बड़ा किया। जब सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर आयोग की ही प्रिंटिंग प्रेस में आयोग के कंपाउंड के अंदर ही छपता है और वो लीक हो जाता है। उससे पहले ब्लूटूथ डिवाइस से उन्होंने शुरू करी। उन्होंने देखा कि सरकार कितनी गंभीर है। जब ब्लूटूथ डिवाइस से फॉरेस्ट का एग्ज़ाम हुआ और वो प्रकाश में आ गया तो उसमें 17 लोगों पे मुकदमा हुआ। सरकार ने मुकदमे लिखे पौड़ी में और मंगलौर में, फिर उसको जांच एसएसपी को दी। और आज अगर आप जाके पता चलेंगे तो वो लोग हाईकोर्ट से उन केसों को कंपाउंड करके चले गए। तो सरकार ने हल्के फुल्के में, आयोग ने, सरकार ने मिलकर उसको निपटा दिया। तो इनकी हिम्मत और बढ़ी। इनको लगा कि अब सरकार भी शामिल हो गई, सरकार की भी हिस्सेदारी। अब वो कौन लोग होंगे वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। फिर उसके बाद इन्होंने सचिवालय रक्षक भर्ती का पेपर आयोग की प्रिंटिंग प्रेस से जो है लीक कर दिया। और जब वो पता चला तो आयोग के अध्यक्ष और सचिव पे सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एक छोटे से आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी पर आरोप मढ़कर उसे जेल भेजकर खत्म कर दी बात। फिर लखनऊ से बड़े रूप में, व्यापक रूप में जो है पेपर लीक कराकर इसका प्रचार प्रसार के साथ भर्तियां बेची गई। जो लोग ये पकड़ रहे हैं, मूसा जैसे इन्होंने मास्टरमाइंड बताया कि वो लखनऊ प्रिंटिंग प्रेस के बाहर एक कर्मचारी से मिला, उसने कहा यहाँ पेपर छपता है। उसने उससे पेपर खरीदा 8 लाख में, वो आ गए रामनगर और यहाँ से उन्होंने बांट दिया। ये बिल्कुल साफ
अगर एक छोटा सा भी बच्चा इस कहानी को पढ़ेगा तो इसमें साफ झूठ दिखाई दे रहा है। इसमें चाहे हाकम सिंह हो, चाहे वो यूपी से जो पकड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे मूसा हो, चाहे वो लोहाघाट का टीचर हो, जो ये पकड़े गए हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें छोटी छोटी फ्रेंचाइजी मिली हैं। हाकम सिंह को उत्तरकाशी, किसी को रुड़की, किसी को उधम सिंह नगर, किसी को लोहाघाट पिथौरागढ़, किसी को बागेश्वर, किसी को चमोली, ऐसे फ्रेंचाइजी बांटी गई। ये जो पकड़े गए हैं ये फ्रेंचाइजी होल्डर हैं। इस करप्शन के शेयर होल्डर कौन है, उनका बाहर निकलना बहुत जरूरी है, और इसलिए सीबीआई जरूरी है। और सरकार की सह के बगैर मैं साफ कह सकता हूं कि करप्शन नहीं हो सकता। आप समझिए, जिस कंपनी को आप 2019 तक के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी क्या देते हैं कि आपने उत्तराखंड में आयोग के माध्यम से उत्तराखंड के विकास में योगदान के लिए, उत्तराखंड को आगे ले जाने के लिए सरकारी कर्मचारी चुनने हैं, युवाओं की भागीदारी लेनी है, ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं, और आयोग से ही पेपर लीक होने लगता है और सरकार सोई हुई है। 2017 से 22 तक लगातार बेरोजगार संगठन के हमारे युवाओं ने टंकी में चढ़कर अपनी जान देने की कोशिश करी, महीनों तक धरना किया, भूख हड़ताल करी, सचिवालय घेराव हजारों की संख्या में, विधानसभा घेराव हजारों की संख्या में, मुख्यमंत्री आवास घेराव हजारों की संख्या में। सरकार उन पर लाठियां भांजती रही, उन पर मुकदमे लगाती रही, 10-10 दिन तक उन्हें जेल में रखा। सरकार ने एक बार भी संज्ञान नहीं लिया भाई कि इतना युवा क्यों सड़कों पर है, क्या ऐसा कारण है, आयोग का संज्ञान तक नहीं लिया। तो साफ दिखाई देता है कि सरकार की भागीदारी थी। आज सरकार एक तरफ तो रोज अखबारों में कहते हैं कि एसटीएफ बहुत अच्छी जांच कर रही है, एसटीएफ बहुत अच्छी जांच कर रही है। अरे जब मुख्य आरोपी जिसके मुंह से सारे शेयर होल्डरों का नाम निकलना है, सचिव, उसकी जांच एसटीएफ को न देकर विजिलेंस को दे देते हैं, लीपापोती शुरू हो गई। आप समझिए, सरकार की बिल्कुल भी मनोइच्छा नहीं है कि इसकी सीबीआई जांच हो और भ्रष्टाचारी बाहर निकले, क्योंकि सरकार के लोग शामिल हैं। इसका जीता जागता उदाहरण आपने विधानसभा भर्ती घोटाला देखा है कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और संगठन मंत्री आरएसएस के लोगों में पदों का की हिस्से बांट हुई है, सब पूरे उत्तराखंड के सामने है। तो जब 72 पद में सारे लोगों की शेयर हैं, तो ये तो हजारों युवाओं की भर्ती हुई है। अब आप समझिए, हमारे इस उत्तराखंड में जिसकी भौगोलिक परिस्थिति बड़ी विषम है, गरीब घर के बच्चे की माँ जानवर पाल के, उसके दूध बेच के, घी बेच के, मेहनत मजदूरी करके, छोटी काश्तकारी करके अपने सपने जो पूरे नहीं कर पाए, अपने बच्चों के भविष्य में के अंदर उस ख्वाब को देखते हैं। बच्चा अपना ख्वाब देखता है, वो बच्चा अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा करने के लिए, अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए उस मेहनत कस पूंजी को लेके देहरादून, हल्द्वानी, सड़क, यहाँ शहरों पर आकर कोचिंग कर रहे हैं, 16-16, 18-18 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और आज उनको पता चल रहा है कि उनकी मेहनत उसको जो है भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। आज क्यों हजारों युवा सड़कों पर है अपने आप बिना संसाधनों के? जब आज पूरा उत्तराखंड ये चाह रहा है कि सीबीआई जांच हो, तो भारतीय जनता पार्टी को किस बात का डर है, मुख्यमंत्री को किस बात का डर है? अगर वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के युवाओं के साथ न्याय हो, अगर वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के कलंक को मिटाया जाए, तो उन्हें सीबीआई जांच करनी चाहिए। आज पूरे विश्व में या पूरे देश में उत्तराखंड की पहचान एक ईमानदार आदमी के नाम पर होती है, कि अगर आज तक कहीं आप जाएंगे, अगर उत्तराखंड का आपने रेफरेंस दिया, मैं उत्तराखंड से हूं, तो आदमी का देखने का नजरिया बदल जाता है कि ये ईमानदार लोग हैं। इस ईमानदारी को कमाने के लिए हमारे पूर्वजों ने वर्षों लगाए हैं। आज इस भर्ती घोटाले ने उत्तराखंड की छवि को धूमिल कर दिया। आपने कहा कि अभी तो मतलब ये फ्रेंचाइजियां, शेयर होल्डर तो अभी देखते हैं कौन है, कुछ आपको लग रहा है कौन हो सकता है? और ये जो घोटाला है,
आपको कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि आप तो कोर्ट तक पहुंच गए हैं तो बहुत ही डेप्थ में आप इसके साक्ष्य भी निकाल रहे होंगे, तो कितना बड़ा आपको एक घोटाला समझ में आ रहा है? वो जो भी आपने चीजें अभी तक कलेक्ट की होंगी उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या कुछ आपको समझ में आया? पहले तो ये लगता था कि 20-30% लोगों को पैसे से लिया गया, लेकिन जैसे 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 चीजें सामने आ रही तो ऐसा लग रहा है कि 20-30% हो सकते हैं ईमानदारी से निकले हों। 70-80% भर्तियां बेची गई हैं, 70 से 80% भर्तियों को बेचा गया है, और आने वाला समय ये सब साबित कर देगा। आप बताइए कि उत्तराखंड के डीजीपी कहते हैं 2015 की दरोगा भर्ती, उसमें 30 से 40% लोग भ्रष्टाचार से लगे हैं। 10% लोग तो ऐसे हैं जो केस डायरी भी नहीं लिख पाते। तो आज वही लोग तो एसटीएफ में हैं, वही लोग तो विजिलेंस में हैं जो जांच कर रहे हैं, या उनके सहयोगी हैं, साथी हैं। कैसे निष्पक्ष जांच होगी? और जिन हुक्मरानों के गले में हाथ डालने की हिम्मत क्या एसटीएफ कर पाएगी? पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान आता है कि एसटीएफ स्टेट की एजेंसी है, हम उसको कस सकते हैं, ढीला कर सकते हैं। इसके 2 महीने निकलते हैं। अगर आप सही कह रहे हैं, कस सकते हैं, ढीला कर सकते हैं, तो आपको नहीं जांच करानी होगी तो आप कस देंगे, जांच करानी होगी तो ढीला कर देंगे। तो ऐसी एजेंसी कैसे निष्पक्ष जांच कर सकती है? अच्छा, जैसे अभी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं आप भी, तमाम युवा भी, लेकिन जब सीबीआई की जांच होनी शुरू हो जाएगी, सीबीआई को ट्रांसफर हो जाएगी जब ये जांच, तो क्या सीबीआई पे सवाल नहीं उठाएंगे? देखिए, अब भरोसा तो करना पड़ेगा। सीबीआई इंडिविजुअल एजेंसी है भारत सरकार में, और उसकी जांच को पे भरोसा भी है। सबसे बड़ी बात तो भरोसा है कि हाँ, कि उसमें ऐसे अधिकारी होते हैं जो न्यायप्रिय होते हैं, उसमें ऐसे लोगों का सिलेक्शन होता है कि जिनके अंदर जज्बा होता है ईमानदारी का। जैसे हमारे यहाँ से मेरे जानने में एक एसएसपी सदानंद दाते जी थे, वो सीबीआई में गए तो एक विश्वास बढ़ता है, हाँ ये ईमानदार अधिकारी था। बहुत बार हमारी उनसे बातचीत भी हुई, कई बार राजनीतिक मतभेद भी रहे, लेकिन हाँ हमारे मन में है कि सदानंद दाते ईमानदार एसएसपी थे उधम सिंह नगर। तो फिर उन वो देख के लगता है कि नहीं, ईमानदार लोग हैं। और दूसरी बात यह है कि वो इंडिविजुअल एजेंसी है तो राज्य के नेताओं का दबाव उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट तो राज्य का ही लग रहा है। वैसे भी 2 स्टेट का मामला है तो सीबीआई तो सिंपल ही भेजना चाहिए था इन्हें। अब जैसे हाकम सिंह को इन्होंने जब बहुत बड़ा कर दिया था, पीछे उसके पीछे नेता और सफेद पोश अधिकारी कर्मचारियों को ढकने की कोशिश करी, तो हाकम सिंह के साथ जो फोटो वायरल हुए, तो प्रदेश की जनता प्रथम दृष्टि में तो शक कर रही है कि बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, फोटो खिंचाने से कोई दोषी साबित नहीं होता या फोटो होने से। लेकिन एक माहौल तो ये तैयार हुआ प्रथम दृष्टि से लोगों को कि जब इतने सारे लोगों से पहचान है तो फिर कहां जांच हो पाएगी। इसलिए जरूरी है सीबीआई को देना कि जो भ्रष्टाचारी एसटीएफ को, विजिलेंस को अपने हाथ से चला रहे हैं, कम से कम उनके हाथ से बाहर जांच जा सके। अब बडूनी जी की जांच विजिलेंस को दे दी और वो कहते हैं कि हमने विजिलेंस को 2016 वीडियो बीपीडीओ भर्ती के, जिसमें रणवीर सिंह जी की रिपोर्ट में कहा गया कि टेम्परिंग हुई है, उसको भी हमने विजिलेंस को दिया। तो अब देख लीजिए, विजिलेंस का रिजल्ट तो आपके सामने है। 2017 में जिसके जांच के आदेश विजिलेंस पे भी मतलब भरोसा नहीं गए, तो आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। अगर आप उस भर्ती में घोटाला हुआ, आपने माना, आपने जांच दी, तो उसके बाद जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई तो हुई नहीं। अगर कार्रवाई होती तो हम कहते हैं हाँ भाई विजिलेंस जांच करती है। तो आज साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सरकार ने दोषियों को बचाने की कोशिश कर दी। छोटे छोटे लोगों को पकड़कर, संख्या बढ़ाकर, छोटे लोगों को पकड़कर संख्या बढ़ाकर
ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमने दोषी पकड़ लिए, तो शेयर होल्डर अभी नहीं पकड़े हैं। दूसरा, जब ये हालांकि ये जो गड़बड़ियां हैं परीक्षाओं में, ये तो काफी मतलब कई सालों से चली आ रही हैं, लेकिन जब जैसे मामला अब ये तूल पकड़ा, आपने देखा कि जो प्रेसिडेंट इसके एस राजू, उन्होंने इस्तीफा दे दिया नैतिकता के आधार पर। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पल्ला से झाड़ लिया है, उन पे भी कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है, क्योंकि वो अध्यक्ष हैं और उनके होते हुए अगर इतनी सारी गड़बड़ियां होती हैं तो उनसे भी आपको नहीं लगता कि पूछताछ एसटीएफ को करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले एसटीएफ ने जब आयोग बना, उस समय के अध्यक्ष, उस समय के सचिव और उस समय के एग्जाम कंट्रोलर, उन तीनों पे मुकदमा करना चाहिए। फिर अभी के अध्यक्ष और सचिव, एग्जाम कंट्रोलर तो बनाए नहीं इन्होंने, अध्यक्ष और सचिव और जो कर्मचारी हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टि से जब आयोग बना, उस समय के अध्यक्ष, उस समय के सचिव और उस समय के एग्जाम कंट्रोलर, उन तीनों पे मुकदमा करना चाहिए। फिर अभी के अध्यक्ष और सचिव, एग्जाम कंट्रोलर तो बनाए नहीं इन्होंने, अध्यक्ष और सचिव और जो कर्मचारी हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टि से जिस संस्था के अध्यक्ष और सचिव को सारे अधिकार निहित हैं और जिम्मेदारी पाक साफ एग्जाम कराने की, उनकी जिम्मेदारी थी कि आप गोपनीयता से प्रश्न पत्र बनाएंगे, उसकी गोपनीयता रखेंगे, प्रश्न पत्र की छपाई को गोपनीयता रखेंगे और एग्जाम ईमानदारी से कराएंगे। वो अगर गड़बड़ होती तो सबसे पहले दोषी वो हैं। सरकार ने अभी के सचिव पे जो निलंबन किया वो तब किया जब हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर करी। हमने 31 तारीख को हाईकोर्ट में याचिका दायर करी, 1 तारीख को उन्होंने उनको सस्पेंड किया। फिर जब हमारी याचिका की तारीख 12 तारीख को थी तो उसके 2 दिन पहले 10 तारीख को उन पे मुकदमा, उन पे जो है कार्रवाई की बात कही, और वो भी एसटीएफ को न देकर विजिलेंस को। तो सरकार की मंशा नहीं है। दूसरा, एस राजू का बयान भी जो आया था पीसी में कि हाँ सफेद पोशों का दबाव रहा है, तो ये तो मतलब एक क्लियर चीज है, तो इसको लेके एस राजू का बयान आया कि पेपर लीक होना एक सामान्य प्रक्रिया है। अब आप बताइए, एक आयोग का अध्यक्ष कहता है कि पेपर लीक होना सामान्य प्रक्रिया है और कई सफेद पोशों के दबाव थे, तो वो तो मुकदमा उस बात पे भी बनता था। और वो 60 साल तक आईएएस बनते हैं, अधिकारी रहते हैं, और 60 साल के बाद उन्हें 5 साल के लिए आयोग में वही सुख सुविधाएं, तनख्वाह, और वो भ्रष्टाचार करके निकल जाते हैं। अगर आज उन सबके खिलाफ कार्रवाई न हो, पिछले अध्यक्ष, पिछले सचिव, एग्जाम कंट्रोलर भी आदि सचिव, सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले ही ये लोग हैं। आप लोग आरएसएस पे भी सवाल उठा रहे हैं कि कोई आरएसएस का प्रांत प्रचारक है, आई थिंक युद्धवीर करके नाम है, तो उन्होंने भी कुछ अपने करीबियों को नौकरी दी, सारे यादव ही ऐसे कोई। देखिए, जब भारत गुलाम था, आजादी की लड़ाई की शुरुआत मंगल पांडे जी ने करी थी कि लोग अंग्रेजों से डरते थे, उन्होंने बगावत कर कर हिम्मत देने का काम किया था। ऐसे ही बेरोजगार संगठन इस लड़ाई को लड़ रहा था। आम जनता पर हम लोगों ने, कांग्रेस जनों ने इस भ्रष्टाचार को खोलकर आम आदमी के अंदर भ्रष्टाचार खोलने की उत्तराखंड में एक हिम्मत पैदा करी है। तो इसीलिए आज यदुवीर जी की भी पूरी लिस्ट, भाई भतीजा सब स्पष्ट है, पूरे सोशल मीडिया पे तैर रही है। 62 लोग शायद हैं। उसके बाद जब ये हिम्मत लोगों के अंदर आई तो ओपन यूनिवर्सिटी, जिसमें 56 लोग, मतलब कि युवा मोर्चा के इनके अध्यक्ष थे, उनकी वाइफ असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई, जो कि उनकी क्वालिफिकेशन उसे फुलफिल करती ही नहीं है, ना नेट क्वालिफाई है ना पीएचडी है, असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। इनके एक प्रचारक थे विद्यार्थी परिषद में, जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स हम करते थे, वो प्रचारक होते थे विद्यार्थी परिषद के, वो वहाँ के चीफ हो रखे हैं। तो वहाँ ओपन यूनिवर्सिटी से भी निकल के आया, फिर विधानसभा का भी निकल के आया। आज जो भी भ्रष्टाचार है वो सामने निकल कर आ रहा है। एक मंत्री के रिश्तेदारों का बिहार से लाकर निकल आया। तो आज उत्तराखंड की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक हो गई है। तो विधानसभा भर्ती में तो जो आपकी पार्टी के भी अध्यक्ष रहे हैं, उन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि उनके होते हुए भी कई सारी भर्तियां हुई हैं। देखिए, ये बात है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये मुहिम है भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब जिस व्यापक रूप में ये मुहिम बढ़ गई है, मुझे लगता है कि ये दलगत राजनीति से ऊपर का मामला है।
अब तो बस उत्तराखंड की हर जनता, हर युवा ये चाह रहा है कि भ्रष्टाचारी जेल के पीछे हो, चाहे कोई हो। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष कर्नल मेहरा जी मुखी हैं, उन्होंने कहा है भाई हम तो भ्रष्टाचारी के खिलाफ हैं, चाहे किसी दल का हो, क्यों हमारा क्यों ना हो। और कांग्रेस ने तो एग्जाम्पल सेट किए हैं। ए राजा, कनिमोली, अपना ये खेलगांव घोटाले में अपने मिनिस्टर्स को जेल डालने का काम कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस आरटीआई लाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो कांग्रेस का स्पष्ट है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह से खाली जीरो टॉलरेंस बोल के लोगों को गुमराह करके भ्रष्टाचार नहीं में लिप्त होने वाले लोग नहीं है। हम स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब कांग्रेस की यूपीए 2 की गवर्नमेंट में आरटीआई लाए तो राहुल गांधी जी की सोच थी, मनमोहन सिंह जी की सोच थी, सोनिया जी की सोच थी। आरटीआई के बाद कई नेताओं को जेल जाना पड़ा और उन नेताओं को क्लीन चिट भाजपा की सरकार में मिली है। चाहे कनिमोजी हो, चाहे ए राजा हो, भाजपा ने क्लीन चिट देने का काम किया है उन मंत्रियों। और दूसरा, अभी जैसे कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो यूके ट्रिपल एससी की जो परीक्षाएं अभी होनी थी, जिन्होंने मतलब एप्लीकेशन दे दी थी, अब वो जो है 23 परीक्षाएं यूके पीएससी कराएगा। लेकिन जो बेरोजगार संगठन है वो कहीं ना कहीं पीएससी पर भी सवाल खड़े कर रहा है कि उस पर भी मतलब वो शक के घेरे में है, लेकिन अभी कोई साक्ष्य नहीं है। तो कोई ऐसा केस आपके सामने आया है कि जो जिसने मतलब समूह एबीक्यू की परीक्षा दी हो और कोई गड़बड़ियां सामने आई हो लोक सेवा आयोग से? 2-3 लोगों ने इसके बारे में बताया है मुझे, कई लोगों ने चिट्ठी लिखकर भी अवगत कराया है। और एक हमारे छोटे भाई हैं पीसीएस जे निकाला, उन्होंने उसके खिलाफ हाई कोर्ट भी गए हैं। उसके अलावा एक हमारी बहन है ममगई, उन्होंने बताया कि लेक्चरर में मुझसे पैसे मांगे गए, उसमें लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को इस्तीफा देना पड़ा। तो वो ऑडियो भी बहुत वायरल हुआ, उन्होंने सोशल मीडिया में कहा भी। तो देखिए, ये सब जिम्मेदारियां हैं सरकार की। सरकार मुखिया है कि सरकार अपनी कितनी पैनी नज़र बना के रखती है और सरकार हर आयोग में किन लोगों को बिठालती है। मेरा तो मानना है कि जो हमारा ये अपना यूके ट्रिपल एससी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, कोई ईमानदार रिटायर्ड जज इसका अध्यक्ष होना चाहिए। अब भ्रष्ट अधिकारियों को बिठाल देते हैं तो भ्रष्टाचारी होने, हम कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो ईमानदारी करेंगे? तो कोई साफ ईमानदार छवि का कि इसमें कोई अध्यक्ष और बाकी कर्मचारी हो, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप कोर्ट गए हैं सीबीआई जांच की मांग करने के लिए, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं कि आपकी पार्टी के कुछ लोग आपसे इस बात से नाराज चल रहे हैं, तो इससे लेकर क्या कहेंगे? नहीं, मेरे से कोई नाराज नहीं है। मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति नाराज होता तो मुझे कहता। सब लोगों ने मुझे कहा कि आपका ये बहुत अच्छा डिसीजन है, अच्छा निर्णय है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आखिरी दम तक लड़ना चाहती है। तो वो रास्ता हमारे पास था ही नहीं। जब सरकार के सामने पूरा उत्तराखंड सीबीआई की मांग कर रहा है और सरकार नहीं करने को तैयार है, तो सरकार की मंशा दिख रही है साहब। तो उसके लिए हमारे पास उच्च न्यायालय का ही रास्ता था जो हमने अख्तियार किया है। और ये हाकम सिंह जैसे लोग ये पकड़ में आए, गिरफ्त में आए हैं, और आपने कहा कि कई सारे लोगों के साथ फोटोज हैं, तो इसका कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी जाता है कि उनसे सांठगांठ भी करवा सकता है, इसके चांसेस हैं, तो अपने आप को बचा सकता है। तो ऐसे कितनी ही सफेद पोश आपको लगता है कि मतलब इस पूरे प्रकरण में सामने आ सकते हैं? क्योंकि आप कोर्ट में अपना पक्ष भी रखेंगे, तो आप लगातार उसमें जो है साक्ष्य जुटा रहे हैं, चीजों को खंगाल रहे हैं। तो कितना मतलब वही सवाल मैंने पहले भी किया था, कितना बड़ा ये प्रकरण आपको लग रहा है कि और कितना लंबा जा सकता है, कितने लोग इसमें संलिप्त हो सकते हैं? देखिए, इसमें हजारों की संख्या में लोग होंगे जिन्होंने नहीं, सफेद पोश नहीं, जिन्होंने भर्ती खरीदी है। लेकिन दोषी बेचने वाले कितने हैं? अगर ईमानदारी से जांच हुई तो सैकड़ा तो पार हो ही जाएगा, मुझे लगता है। अब आप समझिए, हाकम सिंह एक अधिकारी के घर में खानसामा था। जो केंद्रपाल है वो बस ड्राइवर था, टेम्पो चलाता था। जो तीसरा इन्होंने बताया वो टुक टुक चलाता था, जो मनराल है। तो आप समझिए कि इतना इनका कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता था। और आप बताइए, एक मूसा जिसे आदमी प्रिंटिंग प्रेस के बाहर मिल गया, मतलब हंसी सी आती है स्टोरी सुनकर। फिल्म में इससे अच्छी स्टोरी होती है कि उसने कहा यहाँ वो छापते हैं, मैं पेपर दे दूंगा, आप भेज देना। और एक आदमी वहाँ से पेपर लेके आता है, रामनगर बैठता है, उसका कांटेक्ट हाकम से भी हो जाता है, उसका कांटेक्ट मूसा से भी हो जाता है, वो केंद्रपाल से भी हो जाता है, उसका मंडाल से भी हो जाता है, उसका वो जो टीचर है लोहाघाट उससे भी हो जाता है।
तो ये 43 लोगों से वहां से आते हुए लखनऊ से, सिंपल सी स्टोरी है, तो कहां से हो जाता है। और अभी तक का मतलब जो गिरफ्तारियां हुई हैं और जो फिलहाल चल रहा है, हम खबरों में आप पढ़ेंगे जैसा देखते हैं, तो मतलब जो मूसा है, सादिक मूसा, इसको सबसे बड़ा नकल माफिया मास्टरमाइंड इसको बना के रखा हुआ है, और दूसरा एक बड़ा नाम हाकम सिंह का सामने आता है। तो मुझे नहीं लगता कि कहानी यहीं तक खत्म है, जितना हम लोग इसमें मतलब आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, कोर्ट में जा रहे थे, इसको आप साक्ष्य जुटा रहे हैं। एक तरफ हम लोग भी यहाँ पर मीडिया के माध्यम से भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इसकी जो है साक्ष्य निकालने की कोशिश करें कि मामला कहाँ तक और है, और कौन कौन ऐसे नकल माफिया हैं जो इसमें संलिप्त है। एसटीएफ अपनी अलग जांच कर ही रही है। तो ऐसे में जो 2 नाम है, इसके ऊपर भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे नाम होंगे और निकलेंगे। देखिए, अब नेटवर्क चला है पूरा, ये संख्या बढ़ाकर, सरकार संख्या बढ़ाकर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है, ताकि संख्या इतने गिरफ्तार कर दिए, इतने गिरफ्तार कर दिए, इतने गिरफ्तार कर दिए। छोटे छोटे जो हैं, जिनके होता नहीं है फ्रेंचाइजी, पहले एक डीलर होता है, उसके नीचे फिर सब डीलर होता है, उसके नीचे फिर फ्रेंचाइजी होती है, तो वो फ्रेंचाइजी के लोग पकड़ रहे हैं और थोड़े 2-4 डीलर पकड़ पाए हैं, मालिक तक तो ये पहुंचना ही नहीं चाहते। तो ये अपराधियों की संख्या को बढ़ाकर मुख्य अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझिए कि जब सरकार पहले दिन मुकदमा लिखती है और दूसरे दिन गिरफ्तारी हो जाती है, तो मतलब कि सबके संज्ञान में था। अब सरकार चिन्हित कर रही है किसको पकड़ना है, किसको नहीं पकड़ना है, और इस मामले को कितना खींचना है, कैसे दबाना है। और इससे पहले भी गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन अब जाके एसटीएफ स्ट्रांगली थोड़ा सा जांच इसमें कर रही है। और जैसा आपने कहा कि पहले भी सरकार के संज्ञान में था, अध्यक्ष के संज्ञान में भी होगा कि ये सारी चीजें नाक के नीचे हो रही हैं। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि शायद उनको पता ना हो। रेयर ही ऐसा होगा कि आपकी पार्टी के अंदर कुछ हो रहा और आपको ना पता हो। तो ऐसे में कि आपको नहीं लगता कि मतलब कि पहले जो सरकार रही है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने मतलब स्ट्रांगली जांच नहीं होने दी? क्या कुछ आरोप आप लगा? देखिए, स्ट्रांगली जांच तो ये भी नहीं होने देते। अगर हम भारतीय जनता पार्टी का, अगर वो कहते हैं कि कांग्रेस के जमाने से भर्ती घोटाला है, तो मैं कहता हूं कि वो फिर 2 जगह से दोषी हो जाते हैं। अगर कांग्रेस भर्ती घोटाला कर रही थी तो आप मुख्य विपक्ष थे, आप क्या कर रहे थे? आपकी जिम्मेदारी बनती थी उस घोटाले को खोलने की, उसके खिलाफ बोलने की। आपने तब वो काम नहीं किया, आप मित्र विपक्ष बन गए या शामिल हो गए, और अब आप सरकार में हैं, अब आप दोषियों को आप पकड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो आप यहां भी दोषी हैं। अगर मैं आज विपक्ष की भूमिका में हूं और मैं जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलना ही तो जिम्मेदारी है मेरी। मैं बोल रहा हूं, हम साक्ष्य जुटा रहे हैं, कह रहे हैं, तो भाजपा ने करना चाहिए था। अब वो ये कहें कि कांग्रेस की, तो उनकी तब भी गलती है और आज भी है, और सीबीआई ने कराना इनकी सबसे बड़ी गलती होगी। राज्य के अगर ये हित में हैं, राज्य हित में हैं, युवाओं के हित में हैं, तब सीबीआई, मुझे लगता है कि इन्होंने जब भी जैसे ही मांग उत्तराखंड की जनता ने करी, उसी समय सीबीआई के लिख के भेजना चाहिए था। लेकिन इनके डर है, मन में डर है। डरता कौन है? जो कहीं शामिल होता है। एक और सवाल, आप लोग आरोप ये भी लगा रहे हैं, एक लिस्ट वायरल हो रही जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपकी प्रवक्ता हम देख रहे थे फेसबुक लाइव कर रही थी, तो एक लिस्ट का जिक्र वो कर रही थी, कोई 230 लोगों की कुछ नौकरियां लगी हैं एचआरडी मिनिस्ट्री, जब निशंक रहे थे उस मिनिस्ट्री में, तो वो एडमिशन वो यूनिवर्सिटी का चल रहा था, केवी का। हाँ, कट। एक और आरोप आप लोग लगा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री में जब निशंक थे, तो तब करीब 230 एडमिशन्स यहाँ पर हुए हैं केवी में। तो ये मामला समझ में आ रहा था कि कोई एक ही व्यक्ति है, कोई मनवीर नाम का, जिसका रेफरेंस यहाँ पर है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 230 बच्चों का एडमिशन जो है एक ही व्यक्ति के रेफरेंस पर लग रहा है? तो इसकी कोई आप लोगों ने मतलब कोई जांच करने की कोशिश की या कुछ साक्ष्य निकालने की कोशिश? देखिए, ये तो मेरे संज्ञान में, अभी आपने बताया, मुझे जानकारी में नहीं है, और अब संज्ञान लेकर इसमें ढूंढेंगे कि क्यों, कैसे ऐसा संभव हुआ, एक आदमी के रेफरेंस से कैसे इतने एडमिशन हो गए, उसके पीछे क्या कारण है, तो इसकी जानकारी लेंगे। अब हमारी प्रवक्ता कह रही, तो अब उसमें चर्चा करेंगे उनसे।